Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of Guilford's three-dimensional theory of intelligence. तो आज हम डिस्कशन करेंगे थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी, यदि किसी भी स्टूडेंट ने मेरी पहली वीडियो वॉच नहीं की है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये थ्योरी है गिलफोर्ड की, और ये गिलफोर्ड की थ्योरी को हम थ्री डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं। इसको 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसको एसआई मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। गिलफोर्ड ने इसे सक्रिय उत्पादन सिद्धांत भी कहा, और गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के सिद्धांत की व्याख्या 1966 या 1967 ईस्वी में की। इसे त्रिविमीय सिद्धांत कहा जाता है या बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, आप सबकी समझ में आ रहा होगा। यदि किसी स्टूडेंट की समझ में नहीं आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ 1 by 1, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमारी थ्योरी, इसमें से 3-4 नंबर का आता ही आता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना, जैसे कि ये है इसकी ना स्ट्रक्चरल इंटेलेक्ट थ्योरी, इसको हम एसआई मॉडल भी कहते हैं। वैसे मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए ये फिगर बनाया है। जैसे ये इसकी हाइट है, ये इसकी वेट है, और इसकी ये लेंथ है, ठीक है। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखा रही हूं, तो आप देख सकते हो सामान्य बुद्धि, है ना, इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स के 3 पार्ट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो फ्रेंड, हम इसको क्या कहते हैं? सक्रिय ऑपरेशन। क्या कहते हैं इसको? ऑपरेशन। इस विषय वस्तु को क्या कहते हैं? कंटेंट। क्या कहते हैं? कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर। और इसको कहते हैं प्रोडक्शन, है ना, या प्रोडक्ट, उत्पादन या उत्पाद। फ्रेंड, किस तरीके से मैं आपको ये दिखा रही हूं, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही इजी है फ्रेंड, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आपको बस सिर्फ क्या है, आपको सिर्फ केवल अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरीके से। मेरी बात को केवल आपको पहले सुनना है, मैं जिस तरीके से आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको आगे बता रही हूँ, जैसे कि इसमें दिया गया है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो गिलफोर्ड ने सबसे ज्यादा एक आपके अपने थॉट्स दिए, वो किस पर दिए थे? कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है और एक डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। तो फ्रेंड, जैसे कोई भी हमारी समस्या मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में, जैसे कि बहुत सारे लेंथी बताते हैं, सब कुछ होता है। मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो देखती हूँ, तो उसमें खैर अच्छी से बताया जाता है। हर कोई अच्छा ही पढ़ा रहा है, इसमें ऐसा मैं नहीं कह सकती कि कोई गलत पढ़ा रहा है, लेकिन केवल मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ। जैसे कोई हमारे पास एक समस्या है, कोई हमारे पास क्या है, एक समस्या है, और उसका हम कई तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको कई तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। और हमारे पास कोई समस्या, उसका केवल एक ही सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति कौन है ना, एक ही आंसर निकलेगा ना। तो जिसका एक आंसर निकलता है, केवल एक एक्यूरेट एक आंसर निकलता है, तो फ्रेंड्स को हम कौन सी थिंकिंग कहते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और जिसके अनेक आंसर निकलते हैं कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, मेरे पंख होते तो मुड़ जाता, मेरे पंख होते तो मैं कॉलेज चला जाता। जैसे कि कोई भी टीचर होता है और क्लास में क्वेश्चन पुट ऑफ करता है और पूछता है स्टूडेंट से, अगर आपके पंख होते तो क्या करते, है ना, तो क्या कहता है ना, तो कोई स्टूडेंट का आंसर आएगा, क्या कहेगा कि मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता, कोई कहता मेरे पंख होते तो मैं ये करता, कोई कहता मैं ये होता, मैं ये करता, वो करता, मैं ये करता। तो अलग अलग जैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो अलग अलग उनकी थिंकिंग होती है। तो एक ही समस्या के कितने सारे आंसर आए, बहुत अलग अलग तरीके से इनके क्या है, आंसर आए। तो एक समस्या के, एक कोई प्रॉब्लम है, उसके अलग अलग तरीके से और उसके आंसर आते हैं हमारे पास, तो वो कौन सी हमारी समस्या कहलाती है? कौन सी समस्या कहलाएगी हमारी? कौन सी थिंकिंग कहलाएगी? है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कौन सी? डाइवर्जेंट थिंकिंग। और जिसकी एक ही समस्या हो, उसका सॉल्यूशन केवल एक ही होता है, एक ही आंसर आता है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो फ्रेंड, आपकी समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। अब फ्रेंड आता है हमारा, है ना, कॉग्निशन।
कॉग्निशन क्या होता है ये फ्रेंड मैं आपको बता देती हूँ। जैसे किसी चीज की पहचान करना या खोज करना, कॉग्निटिव है ना, क्या करना, कॉग्निटिव। सृजनात्मकता, जैसे कितनी सृजनात्मकता होती है तो बच्चा सृजन करता है, उसको सोचता है, समझता है। वही जैसे कि आपने देखा था बुद्धि के बारे में, है ना, कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुद्धि क्या होती है। तो बुद्धि सबसे ज्यादा मैंने बताई थी, बुद्धि सबसे ज्यादा मेन होती है अमूर्त चिंतन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक आवश्यक नाउन कहते हैं। उसको सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पाते हैं। जब तक उसको सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पाएंगे नहीं, तो हम उसके बारे में कुछ भी कर नहीं सकते। हमारी बुद्धि क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारी बुद्धि का डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो इसमें वही बात दी है जैसे कि कॉग्निशन में से सिर्फ यही बात दी है, सृजनात्मकता, जिसके बारे में सृजन नहीं करेंगे। मतलब होता है फ्रेंड, जब भी हम किसी के बारे में सोचेंगे नहीं, कोई वस्तु है उसके, जैसे कोई वस्तु मेरे सामने रखी हुई है, इसके बारे में सृजन नहीं करूंगी, सोचूंगी नहीं, समझूंगी नहीं, तो मैं इसके बारे में कभी भी अंडरस्टैंड कर भी नहीं पाऊंगी। जैसे कोई पुराना मकान है, पुरानी चीज है, या कोई पुरानी टेबल है, या कोई पुरानी हमारी चारपाई, उससे कहो मैं नई बनानी है, तो उसमें तुम देखोगे इसमें कौन सी क्या लगना है, कौन सी चीज में अच्छी लगेगी, कौन सी क्या लगेगा, कौन सा चीज यहाँ पर अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आप देखते हो। तो न्यू चीज मतलब न्यू थिंकिंग लाना माइंड में, है ना, न्यू थिंकिंग लाना तो हमारे क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। और ये हमारी क्या कहलाता है, कॉग्निशन कहलाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। अब फ्रेंड मैं आपको बता रही थी जैसे कि इसमें एक स्मृति भी है ना। स्मृति का क्या होता है कि मेमोरीज, देखो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। उसमें थोड़ा मेरे से नीचा हो गया लिखने में प्रॉब्लम्स मैं इसमें लिखा तो अच्छा ही है आपके लिए। जैसे कि मेमोरी, तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में फ्रेंड कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें किसी सूचना होती है, किसी का एक आयोजन होता है, किसी समय कोई स्मृति में एक संयोजन करना होता है। जैसा एक रेटिनेशन करते हैं, है ना, एक रिकॉल करते हैं, मतलब पुनः याद करना। जैसे कि स्मृति है ना क्या होता है, और विस्मृति क्या होता है, आपने देखा होगा। स्मृति होता है कि जैसे कि हमेशा सदा चीजें याद करी हुई रहती हैं, बनी हुई रहती हैं। और विस्मृति क्या होता है कि आज तो हमने याद कर ली और कल हम क्या करेंगे, उसको भूल जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। तो सबसे पहली बात होती है इसमें, हम केवल कहाँ आ गए थे, मेमोरी पर। तो मेमोरी का मीन्स इसमें ये होता है फ्रेंड कि हमें अपने माइंड में क्या रखना है, किसी चीज को लर्न करके रखना, याद करके रखना है ना। किसी चीज का हमें अपने माइंड में क्या बनाना है, उसका रिकॉल बनाना है ना, पुनः स्मरण करना है ना। अब होता है फ्रेंड किसी चीज का इलेव्यूशन करना, क्या करना, इलेव्यूशन करना, है ना। थिंकिंग क्या होती है, इलेव्यूशन मतलब मूल्यांकन। अब मूल्यांकन कैसे होता है ये फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ। मूल्य का आकलन करना, किसी चीज को मतलब एक बारीकी तरीके से उसकी सर्च करना, तो ये कहलाता है हमारा मूल्यांकन। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूँ जैसे कि कंटेंट में क्या होता है, मेमोरी कंटेंट क्या होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, है ना। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है ना। तो सब्जेक्ट मैटर में सबसे पहले आता है हमारा आकार, क्या आता है, आकार, है ना। फिगर आता है, फिर सेमोलिक आता है, सांकेतिक होता है ना। फिर सेमेंटिक होता है, शाब्दिक होता है। फिर क्या होता है इसमें, बिहेवियर होता है ना। और फिर क्या होता है इसका बिहेवियर का कांटेक्ट कैसा, ऐसा तुम्हारा जो व्यवहारिक कांटेक्ट क्या कैसा होता है, ये अच्छा है या नहीं है। तो इस चीज पर क्या करता है, डिपेंड करता है सबसे ज्यादा, किस तरीके से हम किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो व्यक्तियों के द्वारा अपने कार्यों को एक सूचना के द्वारा प्रस्तुत करना, अपने कार्यों किसी सूचना के द्वारा क्या करना, प्रस्तुत करना, है ना। और ये हमारा ये सेमेंटिक क्या होता है, जैसे शब्दों के अर्थ है विचारों के रूप में ग्रहण करना। जैसे हमारे शब्दों के कोई अर्थ हैं, हमारे शब्द हैं, अब जिनके अर्थ होंगे उनके रूप में ग्रहण करना, उनको प्राप्त करना, उनकी जानकारी करना, हमारा क्या कहलाता है, सेमेंटिक कहलाता है। और समलिक क्या होता है, सांकेतिक क्या होता है, ये फ्रेंड मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान के चलो किसी भी चीज के बारे में हम एक प्रतीक कर रहे हैं, संख्या या कोई चित्र है या कोई हमारा उद्दीपकों का जिसमें शामिल किया जाता है, तो एक सांकेतिक जैसे बोला कि कुछ चीज आ रही है या कोई संकेत है, जैसे कि वहां जाएंगे तो वो सपोज दैट करो वो एक ऐसा स्थान था, वहां से तुम आगे जाओगे तो तुम्हें ऐसा मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं तो उसको पहले याद रखते हैं, ये क्या हमारा एक समौलिक है, क्या एक सांकेतिक है, मतलब ये संकेत है, यहाँ से मैं आगे जाना, ये करना, वो करना है। तो ऐसी वैसी चीजें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संकेत करते हैं। जैसे आकार, अब मैं आकार के बारे में आपको बता रही हूँ, आकार क्या होता है। जैसे कि हमारी आकार होता है, तो आकार का मीन्स केवल एक ही चीज से लगाया जाता है। जैसे कि किसी चीज की आकृति होती है ना। और आकृति जैसे कि हम किसी को देख करके किसी का अनुभव किया जाता है ना। किसी भी जैसे कोई चीज को हम देख लेते हैं, उसका रंग रूप आकार का पता करते हैं। जैसे कि ये कोई चीज है, अब हम देखते हैं ये क्या चीज है ना। इस चीज का पता करना क्या कहलाता है, हमारा फिगर कहलाता है। तो हम किसे कहेंगे, इसको आकार कहेंगे। तो फ्रेंड मैंने आपको बिल्कुल एकदम क्लियर ही अंडरस्टैंड किया है। यदि किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आता तो फ्रेंड मुझे बिल्कुल आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता सकते हो।
तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूं, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि यूनिट है ना, ये हमारा उत्पादन है ना, प्रोडक्शन। अब यूनिट है, इसमें क्लासेस है ना, रिलेशन संबंधित है ना, सिस्टम पद्धतियां हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण है, और इसमें इम्प्लीकेशन प्रयोग है, किस तरीके से प्रयोग हम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें मैं आपको वन बाय वन इसका अंडरस्टैंड कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रही यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या है और कैसे किस तरीके से हम पहचानते हैं। जैसे कोई छोटी से छोटी परंतु लेकिन सार्थक विषय वस्तु संबंधित सूचनाएं हों, छोटी से छोटी हमारे पास चीज है लेकिन कैसी हो, सार्थक हो, कैसी हो, सार्थक हो, सार्थक सूचनाएं हो, तो हमारी क्या कहलाती है, वो यूनिट कहलाती है। अब जैसे हमारा आता है क्लासेस, वर्ग। जैसे किसी कोई समस्या है या कोई किसी विशेष विशेषता के आधार पर है ना, कोई चीज है, उसे कोई विशेषता के आधार पर उसे किसी विशेष रूप में विकसित किया जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, वो वर्ग कहलाता है। अब संबंध तो आप समझ ही सकते हो कि संबंध क्या होता है। संबंध होता है जैसे किसी चीज को किसी से जोड़ना, संबंध कहलाता है। ठीक है। अब जैसे कि हमारी ये सिस्टम है, पद्धतियां हैं। पद्धतियां क्या हो जाती हैं कि संबंधों का संगठित या वर्गीकृत रूप करना, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण करना। जैसे किसी कोई विषय वस्तु के बारे में रूप परिवर्तन करना, लेकिन उसकी संरचना को परिवर्तन नहीं करना। जैसे कि मुझे तो कुछ इंग्लिश में आता है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह बुक क्या है, डिफिकल्ट है। तब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, दिस बुक इज नॉट इजी, यह बुक इजी नहीं है, कैसी है, डिफिकल्ट है। तो केवल हमने उसका क्या किया, रूप परिवर्तन किया। क्या किया, रूप को परिवर्तन किया, चेंज किया। अब हम फ्रेंड आपको आगे बता रहे हैं, जैसे इम्प्लीकेशन क्या होता है। जैसे कि अनुप्रयोग या प्रयोग, जैसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं या सामग्रियों के आधार पर निष्कर्ष निकालना या उसे प्रयोग में लाना हमारा क्या कहलाता है, इम्प्लीकेशन कहलाता है। तो ये गिलफोर्ड ने वास्तविक रूप से कह ही दिया कि किसी भी समस्या या बौद्धिक कार्यों को करने में प्रत्येक आयाम से संबंधित कम से कम एक तत्व या आकार, इस तरीके से कम 3 कारकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई भी चीज करेंगे तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि कन्वर्जेंट की भी जरूरत पड़ेगी, हमें फिगर की भी जरूरत पड़ेगी, हमें यूनिट की भी जरूरत पड़ेगी, डाइवर्जेंट की जरूरत पड़ेगी, तो समझ लो कि हमें सम्मिलित की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्लासेस की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कोई भी आप एक चीज करोगे तो आपको तीनों चीजों की आवश्यकता ही पड़ेगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, त्रिविमीय का सिद्धांत। क्या कहते हैं, त्रिविमीय का सिद्धांत। गिलफोर्ड ने बताया कि बुद्धि के सिद्धांत की व्याख्या त्रिविमियों के आधार पर तो की गई है, लेकिन इसमें से प्रत्येक विमा के अपने अपने अलग अलग कारक हैं। जैसे कि हमारा ऑपरेशन है, इसके कितने हैं, 5 कारक हैं। विषय वस्तु विमा के 4 कारक हैं और प्रोडक्शन के 6 कारक हैं। जैसे इसके 4 कारक बताए, इसके 6 कारक बताए, और इसके 5 कारक बताइए। क्या होता है फ्रेंड, इसके 5 कारक बताइए। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो व्हाट इज द कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। तो फ्रेंड पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैंने एक सर्किल बनाया था जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकती हूँ कि जहां पर एक ही तरीके से समस्या को हल किया जाता हो, जिसका आंसर केवल एक हो, जिसका आंसर केवल एक हो, आंसर ओनली 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। और जिसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब सारी चीज के कई तरीके से समस्या को हल किया जाता है, कई तरीके से, उसके आंसर बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, भिन्न भिन्न आंसर होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न आंसर होते हैं, भिन्न भिन्न आंसर होते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो फ्रेंड सबसे ज्यादा मेन बात तो यही है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। इसमें से बहुत ही आता है और 3 नंबर का तो पूछा जाता है। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको आगे बता रही हूं, जैसे गिलफोर्ड ने अपने 1956 ईस्वी में कन्वर्जेंट थिंकिंग
और डाइवर्जेंट थिंकिंग पर क्या अपने विचार दिए। क्या दिए? अपने विचार दिए। विचार दिए और उन्होंने बताया कि क्या होता है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो फ्रेंड मैंने इसमें आपके लिए रिटर्न भी कर दिया है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही शॉर्ट में बताया है जी। कोई भी समस्या है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो इसका एक ही आंसर होगा ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट थिंकिंग। और जिसके अनेक आंसर होते हैं उसको क्या कहेंगे हम? डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का हल एक ही होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी, भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, इस तरीके से। और यह बुद्धि को बढ़ावा देता है। कौन देता है? हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग किसको बढ़ावा देती है? बुद्धि को बढ़ावा देती है। इसमें गति भी तेज होती है। जैसे कि हाँ सा कोई बात नहीं, हमने एक क्वेश्चन हल कर लिया या हमने एक सवाल हल कर लिया तो हम दूसरा सवाल हल कर लेंगे। तो इसमें क्या होती है? इसकी गति तेज होती है। किसकी? कन्वर्जेंट थिंकिंग की। इसके द्वारा खोजे गए समाधान अधिक शुद्ध होते हैं तथा ये तथ्यों पर आधारित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो इसका एक ही आंसर निकले। मैं आपको यही बार बार बता रही हूँ। जैसे कोई भी हमारे पास एक समस्या है, उसका केवल एक ही आंसर निकले तो हमारी कौन सी थिंकिंग होगी? वो कौन सी थिंकिंग होगी फ्रेंड? कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। और इसके बहुत सारे आंसर निकले यानी कौन सी थिंकिंग होगी? डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूं। तो जैसे ही फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, तो फ्रेंड मैं आपको यही बात बार बार बताते जा रही हूँ। इसमें कुछ वैसा ज्यादा है नहीं है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से आता है 3 नंबर का, कहीं 4 नंबर का, कभी कभी पूछते ही हैं, कभी कभी क्या पूछते ही हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्या है कि ये थ्योरी है, सिद्धांत है, जिसे हम पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे हम त्रियामी सिद्धांत भी कहते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं। इसे हम 3D का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे SI मॉडल भी कहते हैं। तो सारे नाम आपको इसके याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड, आप इसको भूल मत जाना। ये जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है, कोई भी समस्या है, कोई समस्या रखी जाती है और उस समस्या का समाधान के लिए व्यक्ति क्या करता है? अपनी कल्पना शक्ति को लगाता है और अपनी इसमें सृजनात्मकता का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। कोई समस्या है उसके अनेक हल प्रस्तुत कर देगा। तो हमारी कौन सी समस्या कहलाएगी? वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाएगी। तो इस प्रकार के चिंतन को हम अपसारी चिंतन कहते हैं। अभिसारी नहीं, अपसारी चिंतन कहते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूं, जिस तरीके से आप देख सकते हो, एक ही समस्या को भिन्न भिन्न या अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना या सॉल्व करना डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से हल करना, मैं आपको फिर बार बार यही बात बता रही हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें यही मोस्ट है। जब हम क्लास में किसी से भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं और कहते हैं कि आपके पंख होते तो आप क्या करते, इसलिए मैंने इसको लिख दिया जिससे कि आप इसे भूल ना जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बच्चे सभी इंटेलिजेंट होते हैं, सभी पढ़ते हैं, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कार्य तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना, समझाना है। तो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि कोई भी एक टीचर है ना, तो शिक्षक है और वो बच्चों से पूछ रहा है क्लास में कि यदि आपके पंख होते तो आप क्या करते। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे अलग आंसर आते हैं। कोई कहता है मैं आकाश में उड़ता, कोई कहता है पंख लगा के स्कूल जाता, कोई कहता है मैं ये करता, कोई कहता है मैं वह करता। तो इस प्रकार के बहुत सारे आंसर आते हैं। एक समस्या एक है, क्वेश्चन से एक है और उसके आंसर क्या है? अलग अलग हैं। बहुत सारे आंसर हैं। क्या है? बहुत सारे आंसर हैं। तो ये हमारा कौन सी हमारी थिंकिंग है? कौन सी हमारी थिंकिंग है? डाइवर्जेंट थिंकिंग है। कौन सी थिंकिंग है फ्रेंड? डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूं। इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो फ्रेंड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से आता है ये 3 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का, मतलब मान के चलो सपोज दैट कि 3 नंबर का तो आपका आता ही आता है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन है, ये किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि परंपरागत चीजों से हटकर अलग सोचना या परंपरागत चीजों से सोच पैदा कर उसके बारे में अलग सोचना, ये भी हम कह सकते हैं इसे।
इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। और किसमें, अब जो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये किसको बढ़ावा देती है, सृजनात्मकता को देती है। और उसमें इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाता है, किसमें, कन्वर्जेंट थिंकिंग में। तो फ्रेंड याद रखना किसमें किसको बढ़ावा दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रॉब्लम को एक से अधिक हल कर सकते हैं। जैसे कि अब इसमें कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ऐसा कौन सा चिंतन है जो सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, तो कौन है हमारा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कौन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ आप सबके समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। यदि किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आता तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड आपके समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पूरा दिखा भी दिया है, पूरा अंडरस्टैंड भी किया है। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ फ्रेंड। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो लंबी हो जाए मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बस आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। और ये जैसे कि फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ, यह रूढ़िबद्ध नहीं है, यह एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं है। कौन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब भी हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है तो केवल एक बिंदु पर नहीं होती, वो बहुत सारे बिंदुओं पर होती है। एक ही समस्या के अनेक समाधान होते हैं। समस्या एक होती है लेकिन उसके समाधान, उसके सॉल्व करने के तरीके अनेक प्रकार के होते हैं। तो हम उसको कौन सी थिंकिंग कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। सबसे ज्यादा मैंने आपको यही समझाया है। और फ्रेंड यार तो आप जानते ही हो कि कॉग्निटिव क्या होता है ना, सृजनात्मकता। कल्पनाशीलता को बढ़ावा कौन देता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब हमारे अंदर कल्पनाशीलता होगी, मतलब कल्पना करने की इमेजिनेशन होगी, तभी तुम किसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे कि उसका ऐसा होगा, मैं ऐसा होता, काश मैं आज राजा होता तो मैं ये कर देता, काश मैं आज चिड़िया होता तो मैं ये कर देता। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये मेंटल कंटेंट में 5 एलिमेंट हैं, जैसे हम इंटेलेक्चुअल कंटेंट भी कहते हैं, ठीक है। और मेंटल ऑपरेशन में 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। मेंटल प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कहेंगे। कुल मिला कुल टोटल कितने एलिमेंट है हमारे, 180। तो सबसे पहले इन्होंने जो बताया बुद्धि के एलिमेंट्स कितने बताए थे, 120, फिर 150 बताए, ठीक है, फिर 180 बताए। तो फ्रेंड सबसे ज्यादा ये जो फाइनली हमारा निकल के आया था वो क्या था, सबसे ज्यादा लेटेस्ट 180 थे। कितने थे, 180 थे। तो फ्रेंड मैंने आपको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया क्योंकि मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है सबसे ज्यादा, और मैंने हिंदी में भी दिया है, जिससे कि आप ये नहीं कह सकते हो कि मैम ने बहुत सारी इंग्लिश इसमें लिख दी है। मैंने हिंदी में भी दिया, हिंदी में भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया है। और फ्रेंड मैंने ये थोड़ा सा ये अपने स्ट्रक्चर बनाया है इंग्लिश में, जिससे कि ऐसी बात नहीं, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में सबसे ज्यादा समझ ही लेते हैं, उनकी बहुत इंग्लिश अच्छी होती है। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि कॉग्निटिव, सृजनात्मकता, जैसे किसी का सृजन करना है ना। तो सृजन का मतलब क्या होता है कि सोचेंगे समझेंगे किसी चीज के बारे में, तभी तो हम उसके बारे में सृजन कर पाएंगे। तो ये बताया था मैंने, अमूर्त बुद्धि सबसे ज्यादा होती है किसके अंदर होती है, जैसे हमारी वैज्ञानिक वगैरह हैं, ये सब चीजों के अंदर कौन सी होती है, हमारी अमूर्त बुद्धि, कलाकार वगैरह अमूर्त बुद्धि होती है। ये सब लोग क्या कहते हैं कि डे नाइट पोइट वगैरह होते हैं, सब डे नाइट सोचते रहते हैं। इनके अंदर कौन सी चीज होती है, सबसे ज्यादा हमारी क्रिएटिविटी होती है। क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। और क्रिएटिविटी हमारे सबसे ज्यादा किस पर फंडामेंटल होती है, किस पर मूल सिद्धांतों पर आधारित होती है, इसका क्या होती है, हमारी इमेजिनेशन। जैसे इसमें क्या होता है, अलग अलग सोचना होता है। इसका कोई भी चीज होती है, हम कोई समस्या होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको न्यू क्रिएटेड करते हैं। क्या करते हैं, न्यू क्रिएटेड, मतलब मैनी सॉल्व करते हैं। जैसे एक बिंदु होता है और उसके बहुत सारे क्या होते हैं, उसके आंसर होते हैं। तो फ्रेंड आपकी समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। और फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ जैसे कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। ये तो फ्रेंड मैंने आपको बता दिया कि इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि पर आधारित होती है। और सबसे बुद्धि कहाँ से चलती है, लॉजिक। जिसका लॉजिक अच्छा होता है तो उसकी बुद्धि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ओके, क्या होता है फ्रेंड, सिंगल सॉल्यूशन होता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया आप सबकी समझ में आ गया होगा। यदि किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता सकते हो। कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।